हाँ जी, हम कहाँ पे थे? किसने? तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि वर्टिकल सर्कल को ठीक पार करना है, यानी क्रिटिकल वैल्यूज जो हमने कल लिखी थी। तो
निम्नतम बिंदु पर चाल और तनाव, तो निम्नतम बिंदु पर क्या चाल आई थी अपनी, √5GL। बस वही अपने को पता करना है। तो U हो जाएगा अपना √5GL, और वैल्यूज हम जानते हैं, L 10 है, G भी 10 है, तो √500, और ये हो जाएगा 10√5। और अगर U √5GL है तो उस बिंदु पर तनाव यानी TA कितना हो जाएगा, 6 mg। M अगर 1 kg है तो 60 न्यूटन। हाँ, इसमें क्या बोलना चाहता है कि उच्चतम बिंदु पर जो रस्सी में तनाव है वो किसके बराबर है, द्रव्यमान में भार कितना, mg। तो मैं क्या लिख सकता हूं यहां से कि उच्चतम बिंदु यानी C, उच्चतम बिंदु मतलब C, और C पर तनाव कितना, तो B पर तनाव और A पर तनाव। और एक चीज और बड़ी प्यारी हमने कही थी कि अगर निम्नतम बिंदु पर तनाव यहाँ 7 mg है तो यहाँ वेग √6GL होगा। तो यहाँ वाला वेग √6GL, तो यहाँ अंडर रूट और यहाँ √2GL। तो ये मैटर। हेडिंग लिखेंगे अगले। खड़ा खड़ा था तू क्या, वीसी का फॉर्मूला बता, वीसी स्क्वायर बता, वीपी स्क्वायर, सॉरी, वीपी स्क्वायर। टीपी बता दे, ये रूट नहीं आएगा, वीपी स्क्वायर पूछा था, चल ठीक है फिर भी टीपी बता दे। फिर से प्लस mg आता है बाहर, mu² प्लस mg, फिर ब्रैकेट आता है 3 cos θ - 2। ठीक है, बैठ जाए यार, मेरे को जल्दी बड़ी है बैठने की। चलिए, तो आगे हम यहाँ पर हेडिंग लिखते हैं एक, ऊर्ध्वाधर वृत्तीय पथ में, ऊर्ध्वाधर वृत्तीय पथ में विशेष स्थितियां, ऊर्ध्वाधर वृत्तीय पथ में विशेष स्थितियां। और उन विशेष स्थितियों का मतलब क्या है, ये सुनिएगा। हमने क्या सीखा है फिलहाल कि यदि कण को वृत्तीय ऊर्ध्वाधर वृत्तीय पथ में निम्नतम बिंदु पर हम इतना वेग देते हैं, कितना, अंडर रूट के बराबर या उससे ज्यादा, तो उस स्थिति में हमें क्या मिलता है, पूर्ण सफल वृत्तीय पथ। सेकंड कंडीशन यहां पर हम ये जानना चाहते हैं कि बेटे अगर ये वेग जो हम दे रहे हैं
ये √2 GL के बराबर या उससे छोटा हो तो क्या होगा? रिजल्ट मैं आपको बता देता हूं। इस स्थिति में ये बेटा यहाँ पर वृत्तीय पथ पर मात्र दोलन कर पाता है। दोलनों का मतलब क्या होता है, कैसे होता है, ये सुनिएगा, समझिएगा। होता क्या है कि अगर मैंने यहाँ पर इस रस्सी को इस निम्नतम बिंदु पर एक चाल दे दी u, और उस u के लिए मैंने कहा कि फिलहाल ये u √2GL है। कितना लिख लेते हैं ताकि थोड़ा सा और बेहतर क्लियर रहे कि फिलहाल अपन इसे कितने वेग देकर चलाना चाहते हैं, √2GL। इस √2GL के कारण ये रस्सी यहां से ऐसे जाएंगी ना, यहां तक जाते जाते ये वेग क्या हो जाएगा, कैसे पता? 2GL के उस फैक्टर से वो चीज वेग कम हो जाता है, होता है ना। तो यहां पर जाते जाते ये वेग क्या हो गया, 0। तो मुझे लिख देना चाहिए वेग 0 हो गया। और वेग 0 हो गया तो बेटे अब यहां पर ये यहां से और आगे ऊपर कुछ है ही नहीं, क्या हो जाएगा? ये ऐसा लगेगा कि यहां से चलाया, यहां जाकर ये रुक गया, रुक गया। तो अब यहां पर इस पर लग रहा बल कौन लगेगा, ग्रेविटी। ग्रेविटी किधर लाएगी, इसे नीचे। पर नीचे सीधा थोड़ी ना जाएगा, रस्सी भी तो है, तो रस्सी इसे सीधा नहीं जाने देगी, रस्सी इसे उसी वृत्तीय पथ पर घुमाकर ले आएगी। और ये यहां से यहां आकर फिर किधर जाएगा, ये वेग किधर मिल जाएगा इसे, पीछे। और इस वेग के कारण ये कहां जाएगा, ऐसे। तो ये यहां से जब हमने छोड़ा या यहां से जब चलाया, ये यहां गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ये क्या करने लगेगा, दोलन। अगर मान लो मैं इसे √2GL से कम वेग देता, तो यहां वेग 0 होने के बजाय यहीं पर वेग, तो फिर यहां यू दोलन करता। और कम वेग देता तो यही 0 हो जाता, तो भी क्या करता, दोलन करता। यानी कुल मिलाकर हमें समझ में आता है कि √2GL या उससे कम वेग देने पर वो इस प्रकार से दोलन गति करेगा। हमारे सामने रस्सी के साथ जब हम द्रव्यमान बांधकर उसे चलाते हैं, तो उस वृत्तीय पथ को पार होना है या नहीं होना है, ये मुख्य रूप से कौन डिसाइड करता है, पता है? तनाव। कौन डिसाइड करता है? हमने क्या सीखा था कि अगर तनाव बल अगर किसी भी पथ पर शून्य, किसी भी उस वृत्तीय पथ पर बिंदु पर 0 हो जाएगा, तो वहीं रस्सी क्या हो जाएगी, ढीली। जहां रस्सी ढीली हो जाएगी वहीं वो कण उस वृत्तीय पथ को छोड़ देगा। पर आप इस बात में मुझसे कह सकते हैं कि नहीं सर, आप ही ने बताया कि जब तनाव किसी एक बिंदु पर 0 हो जाता है उसके बाद भी वृत्तीय पथ पूरा चलता रहता है। तो मैंने कहा कि वो सिर्फ तभी संभव है जब ये बात आप किसके लिए कर रहे हो, उच्चतम बिंदु के लिए। अगर यहां बीच में किसी बिंदु पर, इस बिंदु पर कहीं तनाव 0 हो गया, तो वहां पर ये सारी बातें गलत है। उच्चतम बिंदु पर भी क्यों सत्य है, इसके कारण हम जाने। तो क्या होता है कि उच्चतम बिंदु पर जाते जाते अगर क्षणिक रूप से तनाव 0 हो भी गया, तो क्षणिक रूप से तनाव 0 होने पर वापस जब ये कण थोड़ा सा आगे चलेगा, इसमें वापस से तनाव जिंदा हो जाता है। तो तनाव 0 हुआ, वृत्तीय पथ ने सोचा मैं मर गया। होता है ना, कोई आदमी मर रहा होता है और उसके ऊपर फिर अपन ऐसे जोर से लाइट का झटका दे देते हैं, बिल्कुल वैसे कि यहां पर आते आते इसका तनाव मर गया। और जैसे ही हल्का सा आगे बढ़ा, इसमें वापस जान आ गई, और ये अब उसके कारण वृत्तीय पथ पर चल पड़ेगा। एग्जैक्टली यही सिचुएशन है। मैं बात यहां पर क्या करना चाहता हूं कि सोचो, यार सही में इसमें आवाज कम है भाई, ऐसे तो मर जाएंगे। किसी ने बोला कि ऐसा आवाज कम करने को? किसने? यार इसकी आवाज बढ़ाओ यार। चलिए, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। सोचना थोड़ा सा और ध्यान से, प्यार से सोचना। बिल्कुल यही परिस्थिति है। मैंने कहा यू कितना है, अंडर रूट। क्या समझ में आ गया? √2GL के कारण अधिकतम हम कहा जाते हैं, यहां तक, बिंदु बी तक। इससे आगे वेग खत्म। मैं पूछूं कि अगर यहाँ √2GL है तो यहाँ पर इस बिंदु पर तनाव कितना होगा?
और यहां से यहां जाने पर तनाव भी कितना हो जाएगा, mg थोड़ी ना, जीरो। ठीक है, थोड़ी सी कम करो, हल्की सी, अभी वो चिल्लाएगा नहीं समझ। एक आध पॉइंट कम करना बस, ज्यादा नहीं। चलिए ठीक है, चलेगा इतना। तो यहां पर अपन ने क्या बोला कि अगर अंडर रूट 2gl वेलोसिटी है तो तनाव में 2 से 3 हो जाता है mg के साथ। और अगर यहाँ तनाव 3 mg है तो यहाँ जाने पर तनाव में कितनी कमी पाई थी, 3 mg। तो यहाँ पर तनाव जीरो हो जाएगा। तो एग्जैक्टली इस पॉइंट पर हमें टेंशन देखने को मिली जीरो। ठीक है मुद्दा, देखिएगा। इसके साथ ही मैं आपको ये भी यहाँ पर नोट करवा देता हूँ कि अगर मैंने इसे u जो दिया जाता वो √2gl से कम दिया जाता तो क्या होता। तो हमने यहाँ पर बताया कि √2gl से कम दिए जाने पर ये ऐसे कहीं पर दोलन करता, इस O पॉइंट के अबाउट m मास l लंबाई की रस्सी के साथ ऐसे दोलन करता। तो सवाल मेरा ये है कि जब यहाँ पर ये इस प्रकार से दोलन करता इस परिस्थिति में, तो जब ये यहाँ पर पहुंचता तो अधिकतम बिंदु पर आने पर क्या चीज जीरो हो जाती, वेग जीरो हो जाता, ताकि अब ये इससे ऊपर। तो मैं पूछता हूं कि इस बिंदु पर तनाव कितना है, इसे लिखे, इसे लिखे तनाव। एक बार सोचे, थोड़ा सा फ्री बॉडी डायग्राम की टर्म्स में सोचे। कितना आ जाएगा टेंशन, क्योंकि जब आप वहां तनाव ज्ञात करना चाहेंगे कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ी सी मैकेनिक्स बस। यहां से कितने से चलाया, u से, अधिकतम यहां पहुंचा क्योंकि हमारा जो वेग था वो √2gl से कम था। यहां जाते जाते वेग जीरो हो गया, तनाव निकालना है, तनाव लगेगा रस्सी के अनुदिश इधर। दूसरा बल कौन है, mg के दो घटक करेंगे तो एक घटक ये कौन आएगा, mg, और ये कौन आएगा, mg। अब आप देखेंगे मैं पूछूंगा कि बताइए स्पर्श रेखीय बल कौन है, तो आप कहेंगे स्पर्श रेखीय बल यहाँ पर mg साइन थीटा है। मैं पूछूंगा अभी केंद्रीय बल कौन है, तो आप कहेंगे अभी केंद्रीय बल t माइनस mg cos थीटा है कि नहीं है। और अभी केंद्रीय बल कितना है इसकी जरूरत कौन बताएगा, mv² बटे, और यहाँ पर इस बिंदु पर वेग क्या है, तो v जीरो है, तो अभी केंद्रीय बल क्या होना चाहिए। और अभी केंद्रीय बल कब जीरो होगा, जब t बराबर mg cos थीटा।
चले, इसी चीज से आप वहां पर भी देख सकते हो कि जब हम वहां बिंदु बी पर पहुंचे तो थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री, और यहाँ थीटा में कितना रख दूं, 90, तो तनाव कितना आ जाएगा, 0। इसकी तीसरी परिस्थिति को समझते हैं। तीसरी परिस्थिति का मतलब क्या है, गौर से देखना। हमने 0 से ज्यादा और √2gl से कम, उस परिस्थिति में कैसी गति पाई, √5gl के बराबर या उससे ज्यादा में कैसी गति पाई, पूर्ण वृत्तीय पथ यहाँ पर। तो बचा क्या, √2gl और √5gl के बीच का वो अंतराल बचा है। तो उसको नंबर 3 अपन लिखते हैं, नंबर 3 लिखते हैं, और इसमें कहते हैं कि जब u का मान √2gl से बड़ा और √5gl से छोटा होगा तो क्या होगा। तो समझिएगा, एक छोटी सी चीज पहले मैं आपको समझा देता हूं बेटा, कि जैसे यहां पर ये एक वृत्तीय पथ है, इस वृत्तीय पथ में आप और हम क्या समझना चाहते हैं, क्या हमारे ऑब्जर्वेशन है, यहां निम्नतम बिंदु पर जब हम क्रांतिक गति की बात करते हैं तो क्रांतिक गति में यहां वेग कितना होता है, √5gl, और यहां क्रांतिक गति में वेग कितना होता है, और यहां तनाव कितना होता है, और यहां तनाव कितना चलेगा, 0, और यहां वेग कितना चलेगा, √gl। एक बात पर विशेष रूप से ध्यान दें, जब आप यहां बिंदु बी से सी तक गति कर रहे हैं तो अंडर रूट के अंदर यहां क्या है, 3gl, और तनाव भी क्या है, 3mg। यहां से यहां तक जाने में वेग 0 नहीं हुआ पर तनाव 0, यानी मुझे बस इतना सा बता दे, किसको यहां से यहां जाने में किसको पहले 0 होने की जल्दी है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, आप देख रहे हैं बेटे कि यहाँ बी से सी तक की गति में हमारे पास वेग भी अंडर रूट में 3gl है और तनाव यहाँ 3mg है, और ये वेग यहाँ पर जाते जाते 0 नहीं हुआ, √2gl बचा शेष, पर तनाव जो 3mg था वो 0 हो चुका है, यानी यहां से यहां की गति में तनाव जल्दी 0 होगा। सही बात है। तो अब मैं यहां पर समझाता हूं, मैं यहां कहना चाहता हूं कि जब हम यहां पर इस परिस्थिति में किसी इस परिस्थिति में किसी वेग के साथ चल रहे हैं, और ये वेग जो है ये क्या है, √2gl से बड़ा है, और √2gl से बड़ा है तो हम जानते हैं कि निश्चित रूप से अपन पॉइंट बी तक तो पहुंचेंगे ही ना, इनफैक्ट इसके ऊपर कहीं पर पहुंचेंगे, और इसके ऊपर कहीं पर पहुंचने पर किसी बिंदु पर जब मैं पूछूंगा तो यहां वेग और तनाव में से पहले कौन 0 होगा, तनाव 0 हो जाएगा, वेग 0। पता है ना सबूत, क्योंकि हम जानते हैं यहां भी ये सही हुआ। अब तनाव 0 होते ही रस्सी क्या हो गई, ढीली, रस्सी ढीली हो गई, मतलब अब रस्सी की लंबाई L नहीं रही, L लंबाई की रस्सी तो थी पर जैसे रस्सी ढीली हुई रस्सी की लंबाई L से सिकुड़ गई। ढीली का मतलब यही होता है, यानी कुल मिलाकर जिस बिंदु पर तनाव शून्य हो गया, वृत्तीय पथ समाप्त। हाँ के ना। तो हम यही यहां से कहेंगे कि कोई बिंदु Q हम लिख लेते हैं, इस बिंदु Q पर तनाव क्या हो गया है, 0, परंतु वेग 0, और इस वजह से जिस क्षण पर तनाव 0 हुआ है उस क्षण पर अभी भी वेग किस दिशा में है, स्पर्श रेखीय दिशा में है कि नहीं है, स्पर्श रेखीय दिशा। अब सोचिए बेटा, तनाव 0 हो गया तो अब इस कण पर कौन सा बल लग रहा होगा, गुरुत्वाकर्षण। कौन सा बल लग रहा होगा, मात्र
और गुरुत्वाकर्षण बल और इस वेग के कारण ये पता है ये कण अब यहां पर इस प्रकार से कैसी गति करेगा, प्रोजेक्टाइल मोशन। नहीं समझे? क्योंकि हम जानते हैं इसके पास जो इस प्रकार से वेग है किसी कोण पर, और इस पर नीचे की ओर गुरुत्वीय बल लग रहा है, अब रस्सी का कोई काम, रस्सी ढीली हो गई, तनाव जीरो हो गया, तो अब उस कण को रस्सी और रस्सी से जो जुड़ी हुई गतियां हैं उससे कोई लेना देना नहीं है। अब वो कैसा महसूस करेगा कि वी वेग से थीटा कोण पर प्रक्षेपित होने के बाद कोई कण जो गति करता है वो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। तो क्या हो जाएगा, अब इस कहानी का पूरा सार एक साथ सुनते हैं कि अगर मैं इसे वेलोसिटी जो देता √5 GL से देता, तो क्या मैं ये सब डिस्कस कर रहा होता? √5 GL या उससे ज्यादा वेलोसिटी देता तो तनाव के जीरो होने की संभावना ही उत्पन्न नहीं होती। मानते हैं? और अगर तनाव जीरो नहीं हो रहा है, वैसी कोई संभावना ही उत्पन्न नहीं हो रही है, यानी रस्सी ढीली नहीं हो रही है, और जब तक रस्सी ढीली नहीं होगी सफलतापूर्वक वृत्तीय पथ पार कर लिया जाएगा। √2 GL से अगर मैं कम वेग देता तो उस परिस्थिति में भी मुझे ये सब दिन नहीं देखने पड़ते, क्योंकि √2 GL से वेग देने पर ये यहां जाता है, वेग जीरो होकर फिर लौट आता है, यहां रस्सी ढीली होने की संभावना यहां भी नहीं होती। रस्सी ढीली होने की संभावना यही होगी जब यहां जाकर वेग वेग नहीं तनाव जीरो हो जाएगा, तनाव जीरो होकर रस्सी ढीली, तो जो शेष वेग बचेगा उस शेष वेग के कारण पार्टिकल ऐसे जाकर बिना वृत्तीय पथ के सिर्फ प्रोजेक्टाइल मोशन करता हुआ यहां से यहां गिरता हुआ नजर आएगा। ठीक है मुद्दा? तो कुल मिलाकर अपन यहाँ पर कुछ बातें ऐसे लिख सकते हैं, कह सकते हैं। मैं इसको डैश डैश बना देता हूं ताकि अपने को समझ में आए कि आखिर ये हमारा पथ नहीं है, हमारा पथ ये सफेद वाला बन चुका है प्रोजेक्टाइल। तो हम क्या लिख देंगे कि √5 GL से कम वेग देने पर B से C के बीच कहीं पर तनाव शून्य व वेग अशून्य होने के कारण वृत्तीय पथ छोड़ कण गुरुत्व के अधीन एक प्रक्षेप गति करने लगे। सही है मामला? इसमें कोई न्यूमेरिकल वगैरह की बातों में आपको घबराना नहीं है, थियोरेटिकल बेस होगा पूरा इस तरीके से।
देखा। देखिएगा बेटा, इस क्वेश्चन में ऐसी वैरायटी में क्या होता है कि वर्टिकली एक पार्टिकल कोई है वो घूम रहा है, मैक्सिमम टेंशन कुछ अपने को दे दी है, मास भी देना पड़ेगा शायद 1 kg, है ना। और अब इस 1 kg मास को वर्टिकल सर्कल पे घुमा रहे हैं, ये घूमे जा रहा है। अब एक संभावना ऐसी आई, कुछ भी हुआ होगा, एक संभावना ऐसी आई कि यहाँ से पत्थर जब घूमते घूमते यहाँ गया तो यहाँ जाते से ही ये रस्सी टूट गई। तो रस्सी जैसे ही टूट गई, अब ये वृत्तीय पथ नहीं होगा ना। किस दिशा में वेग है? स्पर्श रेखीय दिशा। तो यहां से ये कहा जाएगा। तो सवाल ये है, ये ऊंचाई क्या हो? आई बात समझ में? लगाओ दिमाग। क्या आ रहा है बेटे? 5। 5 कहां से नापे हो? जो मैंने बोला है वही है ना, या आप नीचे से बिल्कुल बॉटम से नाप लिए हो? नहीं पता। तो बेस्ट आइडिया मुझे क्या लगता है कि यार अपन एक काम कर लेते हैं, टी मैक्स दिया हुआ है तो बेहतर है हम इस निम्नतम बिंदु पर कण की चाल निकाल लेते हैं। और निम्नतम बिंदु पर कण की चाल u को ज्ञात करने का बेस्ट फॉर्मूला हमारे पास क्या है? हम जानते हैं ये टी मैक्स पता है किसके बराबर होता है? एम यू स्क्वायर बाय एल प्लस एम जी। बेटा इतना बेसिक याद रखना पड़ेगा, पक्का। तो निम्नतम बिंदु पर अधिकतम तनाव की बात करो, एम यू स्क्वायर बाय एल प्लस एम जी, जो हम यहाँ पर देख रहे हैं वो 60 है फिलहाल। और ये दिया इसीलिए ताकि आप यहाँ से यू स्क्वायर को समेट पाए। तो हम लिख सकते हैं ये 10, ये 60, ये इधर आएगा 50, एल कितना है 2, तो 50 × 2, तो यू का मान 10 आ जाएगा मेरे हिसाब से।
और जब यहां पर इस धागे को काटने वाले होंगे हम लोग, तो एग्जैक्टली यहां पर जो वेग हो जाएगा उसे हम कैसे लिखते हैं बेटा, u स्क्वायर माइनस 2gl। और u अगर 10 है, 10 का स्क्वायर 100 माइनस 2g 20, l 20 40 रूट 60। तो इस बिंदु पर जो ये वेग आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट 60। और अब इस वेग से ये वस्तु जो ऊपर फेंकी है, ये कितना ऊंचाई तक जाकर वापस आ जाएगी, यानी कितनी ऊंचाई तय करेगी, h बराबर u स्क्वायर बाय 2g। प्रोजेक्टाइल के टाइम भी मैंने ये बताया है, ऑल्दो ये अपन जानते भी हैं, किसी ऊपर फेंके गए u वेग से फेंके गए कण की अधिकतम प्राप्त ऊंचाई u स्क्वायर बाई 2g। और u स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 बटे 2g करेंगे तो 20, तो 60 बटे 20, यानी ये वाला हिस्सा जो है ये 3 मीटर आ जाएगा। सही है। बढ़ाते बात आगे चले। अभी हम यहां से, अरे लिख लिया भाई लोग, अभी हम यहां से इस तरीके से बात करना शुरू करते हैं इसमें कि अगर मान लो ये एक रस्सी और किसी द्रव्यमान का निकाय ना होकर कुछ एक ऐसे होता कि ये ऊर्ध्वाधर मौत का कुआं हो गया। समझ गए, मतलब एक तो क्षैतिज मौत का कुआं अपन ने देखा, उसमें मोटरसाइकिल यूं चलती है ऐसे, एक ऊर्ध्वाधर मौत का कुआं मतलब मोटरसाइकिल वाला यूं जा रहा है, यहाँ उल्टा हो गया और फिर ऐसे सीधा, है ना, इस तरीके से। और मोटरसाइकिल के बजाय अपन बेहतर है यहां पर इस प्रकार से एक द्रव्यमान m की बात कर लेते हैं और इसे कोई वेग प्रदान करते हैं। ये a हो गया, ये वाला बिंदु हमने यहां पर b कह दिया, ये वाला बिंदु यहां पर हमने c कह दिया। और अब मुद्दा वापस वही है कि अगर इस प्रकार से दिखाए गए कर्तव्य के लिए हम बात करना चाहते हैं कि सुरक्षित इस प्रकार का कर्तव्य कब पूर्ण कर लिया जाएगा, तो वापस से शर्तें कुछ वैसी ही ढूंढनी होगी कि जैसे रस्सी में रस्सी के साथ जुड़ा हुआ कण सुरक्षित वृत्तीय पथ कब पार कर लेगा, जब न्यूनतम तनाव यानी उच्चतम बिंदु पर तनाव अशून्य रहे या जीरो से ज्यादा रहे। और यहां पर जब ये मोटरसाइकिल वाला यहां घूम रहा होगा, अपने को किस बात का डर लग रहा होगा, ये नीचे ना गिर जाए। नीचे ना गिर जाए का मतलब ये इस सतह से संपर्क ना छोड़ दे, और सतह से संपर्क छोड़ने को ही क्या कहते हैं, नॉर्मल जीरो। क्योंकि अभी जब ये ब्लॉक इस प्रकार से है तो इस पर नीचे क्या लग रहा होगा और इधर क्या लग रहा होगा। जब ये उल्टा हो जाएगा, जब ये यहां पहुंच जाएगा तो नॉर्मल mg भी। और हम यहां पर किस बारे में चिंता कर रहे होंगे कि अरे अगर ये गिर जाएगा यानी नॉर्मल छूट जाएगा तो क्या होगा। यानी कुल मिलाकर हम सुरक्षित गति यहां पर ऑब्जर्व करने के लिए क्या कहेंगे कि नॉर्मल जीरो नहीं होना चाहिए, तभी जाकर इसके प्राण बच पाएंगे, हाँ के ना। और इसीलिए हम यहां पर क्या कहते हैं कि NC जीरो या जीरो से बड़ा होना चाहिए। और क्रांतिक मान के लिए हम इसे क्या लिख देते हैं, ठीक जीरो। क्योंकि ऐसा होने पर क्या होगा कि अगर इस क्षण पर इसका नॉर्मल जीरो हो भी गया तो जैसे ही मोटरसाइकिल थोड़ी आगे बढ़ेगी, वापस से वो जो संपर्क बल है वो पुनः जीवित हो जाएगा और वापस से उसको लगेगा कि नहीं
मेरा संपर्क नहीं छूटा है, मैं नहीं गिरा हूं। समझ में आई बात? तो सारी की सारी कंडीशन अपन उस सी बिंदु के लिए सॉल्व करें। सी बिंदु पर इसकी जो चाल है उसे क्या लिख दे बेटे, और हम मैकेनिक्स कैसे लिखते हैं कि कुल बल यहाँ कौन कौन है, नॉर्मल और किधर की तरफ लग रहे हैं, केंद्र की तरफ, और नॉर्मल और mg केंद्र की तरफ लगकर दोनों क्या बन गए, अभी केंद्रीय बल बन गए, जिसकी मांग कितनी है, mvc² बाय r। और क्रांतिक परिस्थिति के लिए, क्रिटिकल कंडीशन के लिए एनसी को मैं क्या लिखना चाहता हूं बेटा, तो यहां से मैं उस एनसी को 0 रखकर वो वेग का क्रांतिक मान निकालना चाहता हूं। हाँ के ना, न्यूनतम वेग का, न्यूनतम चाल की वह वैल्यू जिसमें वो सुरक्षित पार कर ले उस गति को, और वो गति पार कर ले उसके लिए हमने एन को क्या रख दिया, एम से, तो वीसी बराबर √GR। बात समझ में आई? तो अगर अब बाकी सारी गणित आप समझ गए कि ये तो वही मान आए हैं जो रस्सी के लिए आ रहे थे, तो यहां अगर √GR, तो निम्नतम बिंदु पर कितना होना चाहिए बेटे, 5G। बस यहाँ इस रस्सी एल की लंबाई के बजाय इस वृत्तीय पथ की त्रिज्या R आ गई। क्या समझ में आता है कि ऐसे सवालों में भी मुझे घबराना नहीं है, वही चीजें मुझे दोहरानी है कि यहाँ अगर मुझे इसको यहाँ सुरक्षित रखना है तो यहाँ इतना वेग होना चाहिए, यहाँ इतना वेग होना चाहिए, तो लग रहा नॉर्मल कितना लगेगा, 6 mg। मानते बेटे? बिल्कुल सही है मुद्दा। तो अगर मैं यहां पर आपसे पूछता हूं कि यहाँ अगर आपने इस एम द्रव्यमान को यू चाल से चलाया है, तो आप मुझे इस बिंदु पर एन ए बताएं। तो क्या हो जाएगा, यू है 5 mg, √5GR नहीं है, यू। तो क्या हो जाएगा, सिंपल सिंपल सी गणित, क्या लिख चुके होंगे बेटे, कि अगर मैं यहाँ पर यू से इसे चला रहा हूं, तो रस्सी में हमने क्या सीखा था, नॉर्मल बराबर mu² बाय L प्लस, सेम वही मान तो रहेंगे, कोई चेंज नहीं होगा, नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। ठीक है मुद्दा, बढ़िया। तो फिलहाल इसको कुछ नहीं, बस आप ये यहाँ पर ये लिख लें, और वापस से वही कि मोटरसाइकिल को या किसी भी वस्तु को ऊर्ध्वाधर वृत्तीय पथ में सुरक्षित चलने के लिए √5GR मैं लिख देता हूं, न्यूनतम सुरक्षित चाल बिंदु ए पर। अब यही चीज जब वो मोटरसाइकिल वाला ही नहीं गिर रहा, पत्थर घुमा रहे वो भी अगर वहां पर वृत्तीय पथ नहीं छोड़ रहा, तो बाल्टी को भी जब अपन इस प्रकार से पूरा पानी से भरकर वृत्तीय पथ में घुमाना चाहते हैं और बाल्टी से पानी नहीं गिरने देना चाहते हैं, तो फिर वापस से मुझे समझ आता है कि यहाँ कितनी वेग हमें देना पड़ेगा, √GL, यहाँ √GR।
5Gl। समझते बातों को? बढ़े आगे। अब ये सारी परिस्थितियां आपको समझ आ जानी चाहिए, या बहुत आसानी से याद हो जानी चाहिए, कि चाहे बाल्टी हो, चाहे मोटरसाइकिल जो ऊर्ध्वाधर चक्कर घूम रही है उसकी बात हो, सारी कंडीशन ऑलमोस्ट सेम है। अब यहाँ एक अलग, थोड़ी सी अलग परिस्थिति आती है। इसमें क्या कहा जाता है, हेडिंग लिखिएगा, द्रव्यमानहीन छड़ के साथ द्रव्यमान m की ऊर्ध्वाधर वृत्तीय पथ में गति। द्रव्यमानहीन छड़ के साथ द्रव्यमान m की ऊर्ध्वाधर पथ में गति। तो यहां पर ये एक छड़ हो गई बेटे, ये द्रव्यमानहीन है। आपको शायद हो सकता है कल्पना करने में थोड़ी सी असहजता लगे, पर फिर भी कुछ ऐसा सोचिए कि जो भी यहाँ पर इस निकाय में द्रव्यमान है वो सिर्फ किसके पास है, बिंदु M के पास। छड़ द्रव्यमानहीन है। अब आप अगर इसे चलाना चाहते हैं इस वृत्तीय पथ में, तो आपको इस द्रव्यमान M को क्या देना पड़ेगा, कुछ वेग देना पड़ेगा। जब कुछ वेग देंगे तो ये द्रव्यमान यानी ये छड़ इस प्रकार से ऊपर चलेगी। अब आपका यहां पर डर क्या होता था, रस्सी के साथ जब आप कोई द्रव्यमान M घुमाते थे तो डर क्या होता था, कहां वृत्तीय गति छूट जाती थी, जहां पर तनाव पहले। क्योंकि मैंने आपको वो दौड़ बताई, मैंने कहा कि तनाव और वेग में से पहले कौन को जीरो होने की जल्दी है, और हमारा डर वही था कि अगर तनाव जीरो हो गया तो वृत्तीय पथ वहीं छूट जाएगा, फिर वृत्तीय पथ पर चलना संभव नहीं होगा। पर फिलहाल ये कौन है, छड़। और अगर इस छड़ में तनाव जीरो हो भी गया तो भी ये छड़ ढीली नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये छड़ है, वो रस्सी थी। छड़ और रस्सी में अंतर यही है कि छड़ ढीली, रस्सी ढीली पड़ी वो सिकुड़ जाती है, छड़ ढीली पड़ेगी तो भी छड़ नहीं सिकुड़ेगी, इसकी लंबाई L ही बनी रहेगी। यानी यहां पर इस छड़ के साथ वृत्तीय पथ में घुमाने पर तनाव के साथ हमें पर्सनली कोई समस्या। अब हमारे लिए तनाव के बाद दूसरी समस्या कौन है, वेग। कि अगर मैंने इसे किसी वेग से चलाया, और किसी वेग से चलाने पर ये अगर यहां पर घूम कर चल पड़ा, इस प्रकार से ये घूम कर चल पड़ा,
और यहां पर तनाव तो जीरो होने का मुझे कोई डर ही नहीं है। यहां पर पहुंचते 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 अगर इसका वेग क्या हो गया, जीरो, तो ये फिर से कहां आ जाएगा, नीचे। और हम चाहते हैं कि अगर ये सफलतापूर्वक पूर्ण चक्कर करना चाहे, इसके लिए इतना पर्याप्त वेग देना पड़ेगा ताकि ये कम से कम कहां पहुंच जाए, यहां। जैसे उच्चतम बिंदु पर पहुंच जाएगा, हम जानते हैं यहां से नीचे तो खुद ब खुद आ जाएगा। यानी सफलता पूर्वक वृत्तीय गति इस क्षण के साथ इस द्रव्यमान m की करानी है, तो इतना वेग देना पड़ेगा ताकि यहां पर पहुंचने पर उस कण का बिंदु C पर जो वेग हो वो जीरो या जीरो से बड़ा। तो इस वेग का क्रांतिक मान मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, जीरो। तो क्रांतिक मान के तौर पर मैं इस VC को क्या लिख दूं, और मैं जानता हूं कि यहां अगर वेग जीरो है तो यहां वाला वेग अंडर रूट, और यहां वाला वेग अंडर रूट 4GL। यानी जहां रस्सी के साथ ये न्यूनतम वेग की आवश्यकता कितनी थी, अभी छड़ के साथ कितनी है मात्र, तो यहां पर छड़ के साथ हमारा वेग u अगर अंडर रूट 4GL या उससे बड़ा हो, तो यहां पर पूर्ण वृत्तीय पथ हो जाएगा।
हाँ जी बेटा, कितना हो जाएगा 5r/2। क्योंकि यहां पर परिस्थिति क्या है, परिस्थिति कुछ ऐसी है कि हम किसी द्रव्यमान को इस प्रकार से पूर्ण वृत्तीय पथ में घुमाना चाहते हैं, और पूर्ण वृत्तीय पथ में घुमाने के लिए जो इस बिंदु ए पर न्यूनतम सुरक्षित चाल चाहिए वो कितनी है। इसका कुल मिला के मतलब सिर्फ इतना सा है कि जब वो वहां से यहां आए तो इसके पास ये वेग कितना हो जाना चाहिए, अंडर रूट हो जाना चाहिए। और क्यों होगा ये वेग इतना, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा किस में बदलेगी, गतिज ऊर्जा में। हाँ कि ना, यानी वहां प्रारंभ और इस अंत के बीच में हम क्या लगाएंगे, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण लगाएंगे, और हम लिखेंगे बाय कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। उस बिंदु पर गतिज ऊर्जा क्या है, स्थितिज ऊर्जा क्या लिख दूं, mgh। जब वहां से यहां आ गया तो स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, और गतिज ऊर्जा क्या लिख दूंगा, ½ m√5 g r का स्क्वायर। सही है। और इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते ही आंसर हमारे सामने उछलने लगेगा। ½ m/5 g r, mg से mg, तो h बराबर 5r/, मतलब वैसे मैं इन सवालों में कुछ नया कुछ नहीं सिखा पा रहा हूँ, पर मेरा बस उद्देश्य ये है कि ऐसे सवाल देखकर आप डरे ना कि यार ये तो कुछ बड़ा सा सवाल होगा, इसमें तो कुछ तगड़ी सी चीज होगी। कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। साधारण सी वही यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण है। वेग तो हमें चुटकियों में देखते से ही पता लग ही जाता है, तो इसमें वेग वगैरह के लिए तो ज्यादा मेहनत करनी नहीं है। नहीं, एक और सवाल बड़ा है भाई। थोड़ी सी और प्रैक्टिस अपनी और बेहतर अपन कर लें, इस उद्देश्य से अपन कुछ और चीज यहाँ पर लिखते हैं। अब मैं कह रहा हूं कि यदि इसकी त्रिज्या r हो और इसे 3r ऊंचाई से टपकाया जाए, ठीक है ना। पहले तो हमने ऊंचाई निकाली, अभी मैं कह रहा हूं इस सवाल में मैंने ऊंचाई आपको h दे दी है। अब आपको बताना है कि इस बिंदु ए पर नॉर्मल, बिंदु बी पर नॉर्मल और बिंदु सी पर नॉर्मल कितना होगा। शुरू होता है।
आएगा इसमें। Na निकालने के लिए सुनिएगा, सबसे बेस्ट आइडिया पहले तो ये है, यहां पर आप क्या निकाल लें, वेग, जिसको U बोल सकते हैं, और वापस से यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण। तो काइनेटिक एनर्जी यहां जीरो, पोटेंशियल एनर्जी mg इंटू, यहां पोटेंशियल एनर्जी जीरो, गतिज ऊर्जा हाफ m u स्क्वायर, ये कटा तो u बराबर अंडर रूट 6 g r। तो यहां तना, यहां नॉर्मल 7 mg। किसी को आपत्ति है ऐसा लिखने में? मैंने बिना कैलकुलेशन के लिखा। कोई किसी को दुख दर्द पीड़ा, किसी को लगता है कि नहीं सर एक बार सॉल्व कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा विश्वास हो जाएगा? आपकी बातों से विश्वास झलकता कम है। तो उसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं देखेंगे, यहाँ ऊपर सतह से ऊपर क्या लगेगा, नीचे क्या लगेगा, और हम क्या लिखेंगे, अभी केंद्रीय बल N माइनस बराबर एम यू स्क्वायर बाय आर, और यू स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, 6 GR। तो ये हो जाएगा 6 GR/R, आर से आर, तो कितना बचा, उधर से एक आया तो नॉर्मल बराबर 7 mg। ठीक है, तो ये वाली बात यहां से हो गई कि अगर मुझे पता करने हैं अलग अलग बिंदुओं पे नॉर्मल पता करने हैं, तो बेस्ट आइडिया मैंने अप्लाई किया, मास एम 3R/h, उसके हिसाब से यू निकाल लिया, और जैसे यू आया अंडर रूट 6 GR, मैंने कोई कैलकुलेशन नहीं की, बस 6 को बढ़ा के 7 कर दिया और mg लिख दिया, 7 mg। और बाकी मुझे पता है कि अगर यहां 7 mg है, ठीक है, हाँ, कोई दुख? उसको लगता है कि नहीं यहाँ पर सर 7 - 3, यहाँ 4 mg, किसी को लगता है नहीं होगा तो कॉल कैलकुलेट कर लेना खुद से। मॉड्यूल देने एक बार, बढ़ते क्रम में ना तो सबसे कम तो सी पर ही आएगा, नहीं, सब सबसे ज्यादा जो आएगा वो बी पर, फिर उसके बाद ए पर और सी पर, तो बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो CAB। जरूर। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहां पर अपने को क्या बोला है कि मुझे अभिलंब प्रतिक्रिया बल पता करना है, मैंने चाल समान रखी, कोई गाड़ी में चलाना चाह रहा हूं,
मुझे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी आसान सी मैकेनिक्स की बात करनी है। जब मैं बिंदु ए पर हूं बेटे, तो ए पर उस गाड़ी की गति रेखीय गति है या वृत्तीय गति है? रेखीय गति भी किस दिशा में है? किस दिशा में है? वाय दिशा में कोई गति, वाय दिशा में कोई गति नहीं है, तो वाय दिशा में कुल बल जीरो। बोलो, वाय दिशा में कुल बल, तो वाय दिशा में कुल बल, तो वाय दिशा में ऊपर कौन, तो नीचे। तो इस बिंदु पर लग रहा नॉर्मल रिएक्शन एन ए का मान एम जी के बराबर। जब हम बिंदु बी पर आए, बिंदु बी पर सबसे पहले आकर आप गौर से दो चीजें तो ये देख ले कि इस पर बल किधर लगेगा, बिंदु बी पर एम जी किधर लगेगा, और नॉर्मल केंद्र किधर है, ऊपर की नीचे। इस वृत्तीय पथ का केंद्र किधर है बेटे, ये रहा इसका केंद्र। तो जो कुल बल लगना चाहिए वो किधर लगना चाहिए, केंद्र की ओर। कुल बल किधर लगना चाहिए, वही कुल बल क्या बनेगा हमारे लिए, अभी केंद्रीय बल, कुल बल क्या बनेगा हमारे लिए। तो यहां ऊपर क्या लगा, नॉर्मल, नीचे क्या लगा, तो हम क्या लिखेंगे, नॉर्मल माइनस एम जी, ये कुल मिलकर क्या बनेंगे, एम वी स्क्वायर बाय आर, और यहां नॉर्मल बी वाला एन बी। क्या बोलते हो? तो यहां से एन बी की वैल्यू, एन बी बराबर एम जी प्लस एम बी स्क्वायर बाय आर। सी बिंदु पर बल देख लो पहले, तो नॉर्मल एम जी, और अभी केंद्रीय बल नीचे केंद्र की तरफ, तो क्या लिखेंगे, एम जी माइनस एन सी बराबर एम वी स्क्वायर बाय एन सी बराबर एम जी माइनस एम वी स्क्वायर बाय, तीन मान है, एक एम जी से ज्यादा, एक एम जी से कम, और एक, तो सबसे छोटा एम जी से कम वाला यानी एन सी, फिर उसके बाद एन ए, फिर उसके बाद NA। कोई है दीन दुखी, उसको समस्या है इनमें? ये एक स्टैंडर्ड सा सवाल है, मतलब ये जहां भी है जैसा भी है बिल्कुल इसी फॉर्मेट में है। फॉर्मेट क्या है वो मैं क्लियर करता हूँ। एक चिकना गोला है, फिक्स है, वो गोला कहीं मूव नहीं कर रहा है, और उसके बिल्कुल ऊपर एक इस प्रकार से एक छोटी सी वस्तु कोई रख दी है, और ये वस्तु यहाँ पर फिलहाल शून्य वेग पर है। इसको हल्का सा माइनर सा डिस्टर्ब किया, और माइनर सा डिस्टर्ब करते से ये किधर फिसलने लगी, इधर। और जब ये इधर फिसलने लगी तो ये चीज चलती 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 यहाँ तक आई, और कहीं आते आते फिर ये यहाँ से संपर्क छोड़कर कूद गई, सीधा नीचे कूद गई किसी थीटा को। तो हमें बताना है ये थीटा कितना है, क्या है। हमें बताना है कि ये जो संपर्क छोड़ने का कार्यक्रम बना, ये धरातल से किस ऊंचाई पर बना, है ना। तो धरातल से ऊंचाई वाला काम बाद में देख लेंगे। फिलहाल आपका काम यहाँ पर होना चाहिए
ये कोण थीटा ज्ञात करना। तो थोड़ा सा बेसिक में समझाता हूं, मेरी बातों को विशेष यहां से गौर से देखिएगा इस सवाल में, कि पहले तो क्या होगा कि जब वो धीमा चल रहा होगा तो बिल्कुल इस सतह पे ही चल रहा होगा, पर जैसे 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 वेग बढ़ेगा तेजी से फिर वो इसका संपर्क छोड़कर कूद जाएगा सीधा। कभी वाटर पार्क आप गए हो, स्लाइडर होता है ऐसे, तो जब स्लाइडर ऐसे होता है ना, और ऐसे जब उसमें यूं करके वो मोड़ आता है ना यूं वाला, तो स्लाइडर तो यूं हो जाता है, हम सीधे उछल के वहां पानी में जाके गिरते हैं। तो जिस बिंदु पर संपर्क छोड़ना है उस बिंदु की हम बात करते हैं। नहीं सर, हम नहीं गए कहीं, हम तो भैंसों की पीठ पे बैठ के नहाए हैं। कहाँ बॉर्डर था। इतना भी सच नहीं बोलना था। हाँ? चलो, भैंसों की पीठ पे नहाया हूं मैं तो भाई। चलिए, यहां पर अब हमारे सामने चैलेंजेस क्या है। कौन बताता है कि यहां पर ये ब्लॉक इस गोले के साथ संपर्क छोड़ेगा, नॉर्मल। हम बात यही तो कर रहे हैं, संपर्क बने रहने और संपर्क छूटने की, और संपर्क कौन सुनिश्चित करता है, नॉर्मल रिएक्शन। तो मेरा काम बस ये है कि मैं जानना, अल्टीमेटली ये जानना चाहता हूं कि किस कोण पर आकर मेरे लिए यहां नॉर्मल क्या हो जाए। ये मेरा उद्देश्य है। अब मुद्दा ये है, ये नॉर्मल लिखूंगा कैसे। तो गौर से देखिएगा बेटा, नॉर्मल कैसे लिखा जाता है, या नॉर्मल की समीकरण कैसे लिखी जाती है। आप जानते हैं अगर ये कोण थीटा है तो यहां पर नीचे क्या लग रहा होगा, एम जी। और ये कोण थीटा है तो ये भी, तो ये वाला घटक, और इस संपर्क सतह से लंबवत इधर कौन, मानते कि नहीं मानते। पर लड़ाई किसकी है, केंद्र की और लिखे गए बलों की। तो केंद्र की ओर जब हम कुल बल इस बिंदु पर, इस कण पर, इस द्रव्यमान पर लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा केंद्र की ओर, एम जी कॉस थीटा माइनस एन। और इस बिंदु पर वेग को मैं v लिख देता हूं बेटे। तो इस बिंदु पर वेग अगर मैंने v लिखा तो ये किसके बराबर हो जाएगा, एम वी स्क्वायर बाय आर। कोई समस्या। जैसे हम वृत्तीय पथ में किसी रस्सी के साथ धागा बांध के घुमाते हैं, तो सारी समस्या की जड़ कौन रहती है, तनाव। तनाव छूटा, तनाव जीरो हुआ, तनाव गायब हुआ, वृत्तीय पथ गायब मान लिया जाता है। बिल्कुल वैसे ही यहां पर उस चीज को कौन सुनिश्चित कर रहा है कि वो उसके सतह के चिपक के चल रहा है या नहीं, वो है नॉर्मल। और नॉर्मल हम जानते हैं हमेशा सतह के लंबवत ही लगता है, बिल्कुल इस दिशा में, केंद्र से पार होती दिशा में। और मैंने कहा अभी केंद्रीय, अभी केंद्रीय, मेरा उद्देश्य अभी केंद्रीय कहने का मतलब यही था, केंद्र की ओर कुल बल। तो केंद्र की ओर कुल बल इधर एम जी कॉस थीटा, ये वाला समझ रहे हो ना बेटा, एम जी कॉस, और बाहर है। इसमें से मुझे किसको जीरो करना है, और मुझे क्या ज्ञात करना है, थीटा। तो मैं जैसे ही नॉर्मल जीरो करूंगा, एम से एम काटूंगा, मैं ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करूंगा बेटा, मैं सिर्फ इसे ऐसा लिख दूंगा, जी आर कॉस थीटा बराबर वी स्क्वायर। कोई आपत्ति किसी को। और थीटा निकलना अब बहुत ज्यादा दूर नहीं है, आपको बस क्या पता करना है, क्योंकि आप जानते हैं यहां पर वेग क्या है, ये कोण क्या है, तो ये वाली दूरी क्या बनी, आर कॉस थीटा। और ये क्या बनता है पता है, आर माइनस, पता है ना। तीसरी चौथी बार ये चीज अपने सामने आ रही है। तो ऊर्जा संरक्षण लगाकर यहां वेग निकालो सब लोग। पहले जो मैंने लिखा है उतना लिख लो, और उसके बाद ऊर्जा संरक्षण लगाकर
वेग v का मान निकालने की कोशिश करो, जहां शीर्ष बिंदु पर वेग 0 है। क्या बोलते हो? v v कितना है बेटा? तो हम सबसे पहले तो फिर से ऐसी सिचुएशन को समझ लेते हैं कि हमारा मुख्य टारगेट ये है कि कहां संपर्क छोड़ा जाएगा, और हम इनडायरेक्टली ये जानते हैं कि जहां भी संपर्क छोड़ा जाएगा नॉर्मल जीरो होगा। तो नॉर्मल जीरो रख के मैंने एक इक्वेशन तो ये निकाल ली, और वहां से फिसल कर नीचे आने की परिस्थिति में कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या कहता है कि यहां पर गतिज ऊर्जा जीरो, यहां स्थितिज ऊर्जा mgr ब्रैकेट 1 यहां पर स्थितिज ऊर्जा जीरो और गतिज ऊर्जा हाफ एम वी स्क्वायर। और मैं यहां से m से m काट के 2 को उधर गुणा कर दूंगा, और v स्क्वायर का मान आ जाएगा 2gr1 और यही मान हम इक्वेशन 1 और 2 में बराबर कर देंगे, और बराबर करके हम cos थीटा निकालेंगे। तो 1 बराबर 2, तो यहां से हो जाएगा 2gr1 - cos थीटा बराबर जी। आर मैंने यहाँ छोटा ले लिया, कैपिटल ही ले रहा हूँ, अलग नहीं है, सेम ही आर है, उसी गोले की त्रिज्या की ही बात हो रही है। और यहाँ से जी आर काट के इसे सॉल्व कर लेंगे तो 2 - 2 cos थीटा बराबर cos थीटा, तो 3 cos थीटा बराबर 2, तो cos थीटा बराबर 2। तो मैंने फिर पूछा यहाँ से कि इस सतह से किस ऊंचाई पर यह संपर्क छूट रहा होगा। तो सतह से ऊंचाई क्या हो जाएगी बेटे? ये कितना है? आर, और ये कितना है? तो सतह से जो कुल ऊंचाई है वो ऊंचाई यहां पर आ जाएगी आर प्लस आर कॉस थीटा, और आर कॉस थीटा का मान 2/3, तो आ जाएगा 5r/। ये सब सवाल ऐसे नहीं कि इनसे परेशान मत होना, आपको लगता है कि यार ये इतने लेंदी क्या चीजें हैं, क्यों है, कैसे हैं, चिल। ये सब सवाल बस कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए है, आप देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं अपने मॉड्यूल में ऐसे कहीं छोटे मोटे एप्लीकेशन मिल जाएंगे, तो अपने को इसीलिए थोड़ा सीख लेना चाहिए। बाकी यहाँ तक का काम अपना कंप्लीट होता है। एक छोटी सी चीज अपने पास बची हुई है, एक बार ईएलपी में, ईएलपी 5 में क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट कर लेना। ईएलपी 5 में क्वेश्चन नंबर 12 तक, उसके अलावा छोटा सा एक कॉन्सेप्ट बचा है, ये लास्ट में 2 एक सवाल का, ये हम कर लेंगे। एक्सरसाइज 1 भी मुझे दिखा दें।
एक्सरसाइज 1 में हमने 37 तक कर लिए थे क्वेश्चंस। कंप्लीट। एक्सरसाइज 1 कंप्लीट। 3 भी देख लेना, एक्सरसाइज 1 और 3 देख लेना। बस थोड़ा सा बाकी है, कल अपन मुश्किल से 20 मिनट में कर लेंगे कवर। और कल का अपना फ्लो रहेगा, सबसे पहले तो आप आके ईएलपी और एक्सरसाइज 1 जो भी अपन ने दिए ये प्रायिकता पे सबसे पहले आप कर लेना, और फिर जो भी कंटेंट अपना बाकी है वो करके अपन नेक्स्ट चैप्टर पे स्टार्ट कर देंगे रोटेशन। थैंक यू।